तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इन द चैप्टर ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज दो बीमारियां पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक तो HIV वायरस होने वाला एड्स और दूसरा कैंसर। तो पहले यहाँ पर पढ़ते हैं एड्स। एड्स इसका की फुल नेम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो अब इस बीमारी का रिलेशन जो है, एक तो इम्यून सिस्टम से है, इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी हाइपो इम्यून डिसऑर्डर है, और दूसरा इसका रिलेशन वायरस से भी है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन से होता है। तो ये एक जो है कम्युनिकेबल डिसीज है, वायरल इन्फेक्शन से होने वाला, और इम्यून सिस्टम का भी डिसीज है, इम्यूनोपैथोलॉजी में भी आता है। तो एक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ, जो ऐसा नहीं कि कॉन्जेनाइटल है कि जन्मजात बर्थ से ही आदमी हेरिडेटरी लेकर के आता है, ऐसा नहीं है। एक्वायर्ड यानी इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। तो इन्फेक्शन गेन्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, इट इज़ ए नॉट कॉन्जेनाइटल। ये जो है कॉन्जेनाइटल यानी बर्थ बॉर्न नहीं होता है। अब वो केस आप अलग छोड़ दो कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसी से उसके फीटस में भी चला जाए और बच्चा जन्म लेगा तो HIV पॉजिटिव होगा, वो भी क्या लाइफ टाइम है, उसने एक्वायर किया अपनी माँ से, जेनेटिकली नहीं आया हुआ है। और इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, हाइपो इम्यून यानी इम्यूनिटी जो है इसमें कम हो जाती है। हाइपो इम्यून और सिंड्रोम का मतलब हुआ कि एक ऐसी बीमारी जहाँ पर कई सिम्टम्स एक ही बीमारी में आती हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इन ए सिंगल डिसीज। किसी एक ही डिसीज में कई सिम्टम आए तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा वर्ड बीमारी का जो पूरा एक टर्मिनोलॉजी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी हमने। फिर आगे देखें कि HIV एड्स जो होता है ये कैसे होता है, बाय इन्फेक्शन ऑफ HIV। तो HIV क्या है, इसका फुल नेम हो गया ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस का नाम है, इसके इन्फेक्शन से होने वाली एक बीमारी है। तो हमने क्या कहा, एक वायरल बीमारी भी है जो कि कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस बीमारी, दूसरा ये इम्यून सिस्टम की बीमारी है, हाइपो इम्यून डिसऑर्डर है। इस दो हेडिंग्स में आप इसको पढ़ सकते हो। एंड ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो इट इज ए STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में भी आता है क्योंकि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से इन्फेक्शन का कम्युनिकेट होना, दैट इज द मोस्ट कॉमन मोड। अब देखें कि इस बीमारी की हिस्ट्री पे जाएं तो हिस्ट्री ये है कि इसका फर्स्ट केसेस जो है ना, फर्स्ट केसेस वेयर रिपोर्टेड इन 1981, 1981 के आसपास सबसे पहले इस बीमारी का पता लगा। और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के चेकोस्लोवाकिया में कुछ मेल होमोसेक्सुअल्स यानी गेज के अंदर इस बीमारी के वायरस पाए गए, और ये सोचा गया कि वायरस कहाँ से आया। फिर उस पर और जांच हुई, अध्ययन हुए और रिसर्चेज हुए, तो ये पता लगा कि अफ्रीका के रीसस मंकी से वायरस आया। तो 1981 में कुछ गेज यानी मेल होमोसेक्सुअल्स में इस बीमारी के वायरस पाए गए, और स्टडी करने पता चला कि दोज वायरसेस परहैप्स दे केम इन ह्यूमन बॉडी फ्रॉम रीसस अफ्रीकन रीसस मंकी से वायरस आया था। लेकिन उस समय इस वायरस का नाम HIV नहीं था। द वायरस वॉज डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर लेक मॉन्टैग्नियर एंड रॉबर्ट गैलो। तो ये जो है साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्हों की ने कि सबसे पहले जो है
वायरसेस को डिस्कवर किया। प्रोफेसर लैक मॉन्टेग्नियर ये फ्रांस के साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट गैलो ये अमेरिकन थे। तो एंड नेम्ड, उस समय जो इसका वायरस था वो वायरस का नाम HIV नहीं था, इसको LAV कहा गया। रॉबर्ट गैलो ने इसको LAV कहा था, जिसका फुल फॉर्म है लिम्फेडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। लिम्फेडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, ये LAV इसका नाम रखा गया। लिम्फेडेनोपैथी का मतलब होता है लिम्फ नोड्स जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं, सर्वाइकल होते हैं, इंग्वाइनल होते हैं, एब्डोमिनल होते हैं। तो लिम्फ नोड्स में सूजन होना और उनमें पेन होना, इन्फ्लेमेशन होना, ये इसका सिम्टम होता है HIV पॉजिटिव में। इसलिए लिम्फेडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस ये नाम दे दिया गया। लेकिन जो प्रोफेसर लैक मॉन्टेग्नियर थे फ्रांसीसी साइंटिस्ट, इन्होंने इसका एक दूसरा नाम भी रखा था HCLV और HTLV3। ये नाम भी था, तो इसका फुल फॉर्म था ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस। अब यहाँ से एक पता चल रहा है कि टी सेल्स यानी टी लिम्फोसाइट्स जो इम्यून सेल हैं, WBCs हैं, इनसे कुछ रिलेशन है, इनमें इन्फेक्शन करता होगा ये वायरस, ये इस नाम से लग रहा है। लेकिन इट वॉज नेम्ड एज HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन 1986 और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर जो है उन्होंने ये HIV नाम इसका रखा और ये नेम अप्रूव्ड है। आज हम सब एड्स के वायरस को इसी नाम से जानते हैं। LAV, HCLV या HTLV3 ये पुराने नाम थे। और 1986 में जैसे इसका नामकरण हुआ तो वैसे ही 1986 में ही इंडिया में भी सबसे पहला केस देखा गया। तो फर्स्ट केस इन इंडिया इन 1986 इन चेन्नई तमिलनाडु की कुछ फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स, महिला वेश्याएं, उनमें जो है सेक्स वर्कर्स, कमर्शियल सेक्स वर्कर जो होती हैं, उनमें इस बीमारी के वायरस सबसे पहले पॉजिटिव पाए गए। और इस तरह से USA में 1981 में आया, तो सिर्फ 5 साल में इंडिया ने भी इसकी उपलब्धि हासिल कर ली। और अब जो है ये पूरे विश्व में बीमारी पाई जाती है। नाउ एड्स इज़ नॉट कन्फाइंड टू ए रीजन और ए कंट्री बट थ्रू आउट वर्ल्ड। और ऐसी कोई भी बीमारी जो पूरे विश्व की समस्या हो उसको पैंडेमिक डिसीज बोलते हैं। इट्स नाउ ए पैंडेमिक डिसीज। पैंडेमिक मीन्स वर्ल्ड वाइड डिसीज, HIV एड्स। तो अब अगर HIV वायरस के स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, HIV वायरस के स्ट्रक्चर पे ध्यान दें तो ये वायरस एक स्फेरिकल वायरस होता है और जिसमें एक ही एनवेलप होता है। तो ये है एनवेलप और इस एनवेलप पे जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स लगे रहते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर हमने समझाया था, उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर इसका भी होता है, क्योंकि एनवेलप्ड वायरस कोरोना वायरस भी है और एनवेलप्ड वायरस से भी है HIV भी। तो ये क्या हो गया, ये है एनवेलप और ये हैं GP स्पाइक्स, जिनको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। तो यही जो है ना जा करके अटैच होती हैं अपने होस्ट सेल पे, टारगेट सेल्स में। तो दीज स्पाइक्स बाइंड ऑन टारगेट सेल रिसेप्टर्स। टारगेट सेल्स क्या होती हैं? मैक्रोफेजेस होती हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं और ह्यूमन टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, वहाँ जाके बाइंड करती हैं। अब इसमें अंदर जो कैप्सिड होता है प्रोटीन का बना हुआ, कैप्सिड में आउटर कोट और इनर कोट होते हैं। ये कैप्सिड का आउटर कोट हो गया
ये कैप्सिड का इनर कोट हो गया, और इसमें जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के ये 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो दीज आर द कोड्स ऑफ कैप्सिड्स। कैप्सिड जो कि प्रोटीन का कवर होता है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों के अपने अलग अलग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं। देयर आर 2 molecules of single stranded RNA along with reverse transcriptase enzyme। तो जिन वायरसेस में ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, ऐसे वायरस इसको बोलते हैं रेट्रोवायरस। तो इट इज ए रेट्रोवायरस, रेट्रो फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने वाला, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रखने वाला ये वायरस है। और इस तरह से ये स्फेरिकल सिमेट्री होती है, जैसा कि कोरोना वायरस भी स्फेरिकल होता है। और हमने बताया कि उसकी जांच, जैसे कोरोना वायरस है तो उसके टेस्ट को क्या बोलते हैं, RT-PCR। RT फॉर यही होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और PCR फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जहाँ पर कि इसके जीनोम आरएनए की कई मल्टीपल कॉपी करके क्लोनिंग कर सकते हैं हम पहचानने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये फुल फॉर्म होता है RT-PCR, जो कोरोना का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। तो वैसा ये एक रेट्रोवायरस होता है HIV, और ये HIV है तो ये कैसे किसी हेल्दी आदमी को इन्फेक्ट करता है, तो मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या है अब ये बताएंगे। वैसे HIV के सिर्फ 2 वेरिएंट फॉर्म हैं, HIV-1 एंड HIV-2। HIV-2 ये अफ्रीका में पाया गया ज़्यादा, और HIV-1 जो है इंडिया में है। पहले लिखें USA का नाम, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया। जबकि आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि more than hundreds of the mutant forms of coronavirus have been identified। सैकड़ों से भी ज़्यादा म्यूटेंट वेरिएंट फॉर्म्स जो है ना वो कोरोना वायरस के पाए जा चुके हैं। नालों में, सीवेज में, नदियों के पानी में तरह तरह के कोरोना वायरस के म्यूटेंट फॉर्म्स पाए जा रहे हैं। लेकिन अब आप सोच लो कि HIV कितना ज़्यादा शरीफ है उसके मुकाबले में। तो HIV का इन्फेक्शन मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है, तो सबसे पहला मोस्ट कॉमन क्या है, सेक्सुअल रूट। सेक्सुअल रूट इज मोस्ट कॉमन, कि 85% ऑफ द केसेस जो है ना वो सेक्सुअल रूट से ही HIV इन्फेक्शन के होते हैं। कैसे, बाई अनप्रोटेक्टेड। अनप्रोटेक्टेड का मतलब क्या, विदाउट कंडोम, विदाउट यूज ऑफ कंडोम्स, अनप्रोटेक्टेड, अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से HIV इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। क्योंकि HIV की स्ट्रेंथ जो है ना वेजाइनल फ्लूइड्स जो सिक्रीट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होता है, और उससे कम सीमेन में। तो HIV पॉजिटिव अगर कोई महिला है उसके साथ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स नहीं किया तो पुरुष को हो जाएगा। पुरुष के सीमेन में है तो उससे वेजाइना में जा करके, और म्यूकोसा जो होती है वेजाइनल की म्यूकोसा, उसके थ्रू इंटर कर जाएगा, वायरस ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा। वेजाइना और पेनिस, ग्लांस पेनिस की एपिथेलियम बहुत पतली होती है, रेडिस होती है, वेस्कुलर होती है, और बहुत आराम से इतना छोटा माइक्रोब एपिथेलियम को पेनिट्रेट करके अंदर ब्लड सर्कुलेशन में जा सकता है। and higher strength of HIV are present in infected vaginal fluids and in semen। फिर जिनको फ्रिक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उनको ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के ट्रांसफ्यूजन का मतलब कि ब्लड किसी एक डोनर किसी रेसिपिएंट में
ट्रांसफ्यूजन किया गया, ब्लड डोनेट किया गया और वो उसमें वायरस कुछ रह गए, ठीक से जांच नहीं की गई या गलती की गई, इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया। तो जिसको ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते रहते हैं बार बार, उसको इन्फेक्शन के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, हेपेटाइटिस बी के या HIV के। और तीसरे क्या, इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंजेस, इनका इस्तेमाल। तो ज़्यादा रिस्क किसको होता है? रिस्क टू ड्रग एडिक्ट्स, जो इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स होते हैं, जो अपने आप को ड्रग्स लगाते हैं, खासकर मॉर्फिन, हेरोइन के जो एडिक्ट्स होते हैं। इतना खतरनाक एडिक्शन होता है कि किसी HIV पॉजिटिव ने भी यूज़ करके फेंका हुआ है, तो नशे की तलब जब लगती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते कि नया सिरिंज लोड करें, उसी को उठा के लगा लेते हैं। इसलिए ड्रग एडिक्ट्स को ज़्यादा चांसेज होते हैं हेपेटाइटिस बी और HIV के इन्फेक्शन को। और सेक्सुअल रूट से मोस्ट कॉमन होता है, इसलिए ज़्यादा रिस्क ग्रुप एक और कौन सा हो गया, जो कॉमर्शियल सेक्स वर्कर्स होते हैं, मल्टी सेक्सुअल होते हैं, जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं, तो वो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं। तो देयर इज हाई रिस्क टू पॉलीसेक्सुअल पर्सन्स, जो एक से ज़्यादा के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप जिनके होते हैं, या पॉलीगैमस उन्हें बोलते हैं, हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। एंड कॉमर्शियल सेक्स वर्कर्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, तो उन्हें HIV पॉजिटिव होने के खतरे ज़्यादा होते हैं। तो ये सेक्सुअल और ब्लड कांटेक्ट हो गया। और क्या, इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो डेंटल सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स ही क्यों ना, जो बहुत शार्प होते हैं, तो खूब अच्छी तरह से स्टेरलाइज्ड होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट। एक पेशेंट में यूज़ किया तो ऑटोक्लेव में स्टेरलाइज करके फिर किसी दूसरे पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है। और जब तक कि ऑटोक्लेव में स्टेरलाइज हो रहा हो सर्जिकल या डेंटल इंस्ट्रूमेंट, तब तक दूसरा सेट होना चाहिए नया, जो ऑलरेडी स्टेरलाइज हो, उससे किसी पेशेंट का डायग्नोसिस किया जाए या ऑपरेटिव वर्क किया जाए। इन्फेक्टेड नीडल, सिरिंज, सर्जिकल ऑपरेटस, ये सब नहीं। और जो लोग सड़क पे खड़े होकर के टैटू बनाते रहते हैं, टैटूइंग, कि टैटू वाला जो एक ऑपरेटर्स डिवाइस होती है वो किसी के लगाया हुआ है स्किन में, वो घुस गया कहीं, उसका ब्लड जो है लग गया इन्फेक्टेड। या कान नाक छेदवाते हैं बच्चियों की, तो किसी भी सड़क छाप आदमी छेदवा लिए, ये सब नहीं। अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से ही ये पियर्सिंग करनी चाहिए, कान नाक छेदवानी चाहिए ऑर्नामेंट्स पहनने के लिए। इन सब से इन्फेक्शन के चांसेज हैं कि ब्लड में कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन पहुंच जाए। अगला क्या, तो ये ब्लड कांटेक्ट जो होता है ना, ब्लड कांटेक्ट, इन्फेक्टेड ब्लड कांटेक्ट को बोलते हैं पेरेंटरल कांटेक्ट। और इन्फेक्टेड मदर से अगर फीटस में आ जाए तो उसको बोलते हैं क्या, वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल मीन्स ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, कि प्लेसेंटा के थ्रू जो है ये वायरस आ जाता है, किससे, मदर से फीटस से। मदर है इन्फेक्टेड, उससे फीटस में आ गया कैसे, प्लेसेंटा के थ्रू। तो इस ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन को बोलते हैं क्या, वर्टिकल ट्रांसमिशन। और बच्चे को जो है ऐसे जो HIV पॉजिटिव मदर है वो दूध पिलाती है, तो उससे भी इन्फेक्शन होने के खतरे होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, पेरीनेटल। पेरीनेटल यानी मदर्स मिल्क से न्यूबॉर्न बेबी जो है इसको वायरस जा सकते हैं, ये तरीका होता है। इसका मतलब ये कि थ्रो बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स क्या हो गए, ब्लड हो गया, प्लाज्मा लिम्फ हो गया, या प्लेटलेट्स इस तरह के हो गए, या तो बॉडी फ्लूइड मिल्क हो गया, इन सब के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स किसी में जाए तो डिस्पोजेबल सिरिंज और नीडल्स यूज होने चाहिए। एक पेशेंट में यूज किया तो दूसरे में यूज ना हो, तुरंत फेंक दिया जाए। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से स्टेरलाइज होने चाहिए।
लेकिन ये तो रहा कि HIV कैसे ट्रांसमिट होता है किसी एक से दूसरे को। अगली बात, HIV कैसे ट्रांसमिट नहीं होता है। HIV डज नॉट ट्रांसमिट थ्रू। जो कैजुअल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कैजुअल कॉन्टैक्ट्स का मतलब क्या हुआ कि किसी से हाथ मिलाना, किसी से गले मिलना, साथ में बैठ के खाना पीना, खेलना, पढ़ाई करना, बातचीत करना, इन सब से HIV नहीं होता है। ऐसा नहीं किसी का मुंह से सलाइवा निकला एरोसोल बन करके जाके HIV पकड़ लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो क्लोज सेक्सुअल कांटेक्ट होते हैं, ब्लड का कांटेक्ट होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, इन्फेक्टेड सर्जिकल नीडल्स ये सब इस्तेमाल हो जाए तो उन्हीं से होता है। और मच्छर या इंसेक्ट्स बाइट से भी नहीं फैलता है कि एक मच्छर ने काट लिया जो है किसी HIV पॉजिटिव को, फिर दूसरे को काटेगी तो उसको फैल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए HIV पॉजिटिव जो भी हैं उन्हें समाज के किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बचाव करने के तरीके सबको पता हैं। तो प्रिवेंशन कैसे हो इससे? प्रिवेंशन इज द ओनली एंड बेस्ट मैनेजमेंट। सबसे बेस्ट मैनेजमेंट है कि प्रिवेंशन किया जाए। कैसे? बाय एजुकेटिंग द पीपल्स। लोगों को HIV एड्स के बारे में एजुकेट करके, समझा बुझा करके उनको एजुकेट करें तो फिर वो HIV, अब देखिए पहले बहुत सारे केसेस, मतलब पहले ज़्यादा होते थे लेकिन अब बहुत ना के बराबर। ये हमारी मेडिकल साइंस और पूरी जो है जुड़े हुए डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, इन्हीं की देन है कि इसका कोई क्योर अवेलेबल नहीं। लेकिन फिर भी देखिए पेशेंट कितने कम हैं। क्यों? क्योंकि सबको इसके बारे में समझाया जा चुका। और अगर मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इन्फेक्शन सेक्सुअल कांटेक्ट ही है, सेक्सुअल रूट ही है, तो फिर वो कैसे सेफ एंड हाइजेनिक तरीके से हो सकता है, उसके तरीके सबको पता हैं। तो इस तरह से इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी को होता है तो भाई उसमें कुछ न कुछ तो लोगों की गलती है। जिसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, ब्लड बैंक ने क्यों नहीं ठीक से जांच करी कि HIV पॉजिटिव इन्फेक्टेड ब्लड तो नहीं है, या किसी ने एक पेशेंट का दूसरे को क्यों लगा दिया भाई इन्फेक्टेड नीडल या सिरिंज, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बिना स्टरलाइज किए हुए क्यों किसी नए पेशेंट पे इस्तेमाल किया, ये उन लोगों की गलती है। गली मोहल्ले चलते फिरते किसी आदमी से क्यों आप किसी बच्चे का नाक या कान छेदवाओगे? इसलिए अगर किसी को होता है तो किसी न किसी की गलती की वजह से होता है। ऐसा नहीं कि नेचर से उड़ता हुआ आया और चला गया। इन्फेक्शन इज कैन बी कॉन्शियसली बाय मिस्टेक्स, सो केयर इज नीडेड, कि पूरी तरह से केयर की ज़रूरत है हर तरह से। कॉन्शियस मतलब ये कि अब हमको हर चीज़ के बारे में जानकारी हो चुकी है। ऐसा नहीं कि हमें एड्स कैसे होता है पता नहीं है, कि अब हम इसके बारे में कॉन्शियस हो चुके हैं, ये इसका मतलब है। इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ही केयरफुल होना चाहिए हर चीज़ में, खासकर जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते कि जानकारी के अभाव में इन्फेक्शन हो गया। सर हर चीज़ की जानकारी सब कुछ है, इसलिए अगर फिर भी इन्फेक्शन हो रहा तो किसी न किसी की गलती से हुआ है। किसकी गलती है वो बात की बात है, वो पता चले नहीं चले। लेकिन अब इन्फेक्शन किसी को हो गया है तो मोड ऑफ पैथोजेनेसिस, यानी ये कैसे बीमारी करता है, पैथोजेनेसिस का मोड यानी बीमारी कॉज करने का तरीका क्या है। पहली बात तो ये है कि HIV इज ए लेंटी वायरस।
लेंटिवायरस का मतलब कि ये स्लो ग्रोइंग वायरस है, और ये एक अच्छी बात है कि धीरे धीरे करके ये ग्रो करता है, तो बॉडी को अचानक से बहुत सा नुकसान नहीं करता है, और इसके अगेंस्ट दवाइयों को काम करने का पर्याप्त मौका मिल जाता है। इसलिए HIV के पेशेंट को हम सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं और उसको एक नॉर्मल आम जिंदगी दे सकते हैं। तो पैथोजेनेसिस मोड यानी HIV कैसे बीमारी करता है, इस पे ध्यान देंगे कि HIV के जो होस्ट सेल्स हैं, ये HIV सबसे पहले अटैक करता है मैक्रोफेजेस को, मैक्रोफेजेस इन ब्लड। और मैक्रोफेजेस क्या होती हैं? ये एनलार्ज मोनोसाइट्स होती हैं, मॉडिफाइड मोनोसाइट्स। और मोनोसाइट्स क्या होती हैं? वाइट ब्लड कार्सेल्स होती हैं। तो ब्लड में वाइट WBC जो हैं वो एनलार्ज करके मैक्रोफेज बना देते हैं, जिनमें कि ऐसे फैगोसाइटिक सीडोपोडिया भी आ जाते हैं। तो इन पे जो है ना रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं रिसेप्टर से आकर के HIV अटैक कर जाता है। अब HIV जब इसके अंदर जाता है तो HIV का RNA जो होता है ये मैक्रोफेज के अंदर, ये सब मैक्रोफेज के अंदर कर रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हुए क्या बनाएगा? अपना वायरल DNA बना देगा। तो HIV का RNA HIV का DNA बना देता है। अब ये वायरल DNA क्या करता है? इस मैक्रोफेज के DNA के साथ पेयरिंग कर लेता है। वायरल DNA पेयर एंड रेप्लिकेट्स along with होस्ट सेल DNA। अब होस्ट सेल DNA, होस्ट सेल कौन है? मैक्रोफेज DNA। तो इस तरह से वायरल DNA की बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी। अब इसके बाद जो वायरल DNA है इसमें फिर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बन जाएंगे? वायरल RNA बन जाएंगे, बहुत सारी कॉपीज, मेनी वायरल RNA बन जाएंगे। अब इस वायरल RNA में ट्रांसलेशन होगा, तो ट्रांसलेशन से क्या बन जाएगी? प्रोटीन। अब देखो, एक तो RNA बन गया और दूसरा प्रोटीन बन गया, तो RNA और प्रोटीन का कैप्सिड इसी से क्या हो जाएगा? इससे नए HIV बन जाएंगे। इन दोनों से क्या होगा कि न्यू HIV प्रोजेनी ये फॉर्म्ड हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो HIV की कॉलोनी इस तरह से बढ़ गई। इस तरह से मैक्रोफेज जो होती है वो HIV के लिए फैक्ट्री का काम करती है कि HIV की बहुत सारी कॉपीज प्रोड्यूस होकर इससे बनते रहेंगे प्रोडक्ट, तो फैक्ट्री की तरह काम कर गया। इस तरह से मैक्रोफेज एक्ट्स एज द HIV फैक्ट्री। मैक्रोफेज एक्ट लाइक द HIV फैक्ट्री, जहाँ पर कि HIV प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं, HIV के बहुत सारे बच्चे बनते हैं बिना जो है मैक्रोफेज को डैमेज किए हुए। तो ये बहुत सारी मैक्रोफेज की डॉटर सेल्स बनी और इन सब के अंदर HIV के डॉटर भी होते हैं। तो ऐसे HIV बहुत सारे बन जाते हैं। ऑल दीज आर द मैक्रोफेजेस प्रोजेनी यानी डॉटर सेल्स along with HIV प्रोजेनी। तो देख रहे हो कि HIV ने अपनी संख्या इन्हीं के जरिए खूब बढ़ाई, इसलिए ये अपने मैक्रोफेज प्लेटफॉर्म को मारते नहीं हैं, क्योंकि जिसके अंदर घुस करके खा पी करके रेप्लिक करके उसने अपनी कॉलोनी बढ़ाई, अपनी जनसंख्या बढ़ाई, तो उसी की हत्या नहीं करता, ये चालाकी करता है। तो वायरस की ऐसे साइकिल क्या बोलते हैं कि ये लाइसोजेनी साइकिल है वायरस की, जहाँ पर कि होस्ट सेल और उसकी प्रोजेनी सर्वाइव करती हैं और इसके बावजूद भी वायरस का रेप्लिकेशन हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन एंड रेप्लिकेशन इज देयर, बट host cells and its progeny are not killed। host cells या उसके बच्चे मारे नहीं जाते हैं,
लेकिन वायरस अपनी मल्टीप्लिकेशन, अपनी कॉपी को बढ़ा लेता है। ऐसे साइकिल को बोलते हैं लाइसोजेनी। अब जब वायरस जो है ना अपनी संख्या को बढ़ा लिया तो वायरस के बच्चे सब बाहर निकल के आते हैं एक्जोसाइटोसिस से। बाहर कैसे आएंगे? एक्जोसाइटोसिस से बाहर चले आए और ये जो होस्ट सेल्स हैं ये मरती नहीं हैं। तो अब ये जो एक्जोसाइटोस्ड होकर के नए वायरस बाहर निकले हैं, ये फिर अब जो है ना खलनायकी वाला काम शुरू करते हैं जब हेल्पर टी पर अटैक करते हैं लोग। तो एक्जोसाइटोस फ्रॉम मैक्रोफेजेस, these new HIV progeny अटैक ऑन। अब अटैक कहाँ करते हैं? हेल्पर टी सेल पे, और यहीं से जो है ना मामला खराब होता है शरीर का। अटैक ऑन हेल्पर टी सेल्स, जिन्हें कि HT सेल्स कहते हैं। तो ये क्या हैं? टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। लिम्फोसाइट्स का एक तरह के WBCs हैं। अब हेल्पर टी सेल्स लिम्फोसाइट जो हैं, इनके सरफेस पे रिसेप्टर होता है, इसको बोलते हैं क्या? CD4 रिसेप्टर, क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन, ये फुल फॉर्म है CD4 रिसेप्टर। और क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन CD4 रिसेप्टर पे अटैक करती हैं और बाइंड करती हैं कौन? GP स्पाइक्स ऑफ HIV। ग्लाइकोप्रोटीन के एनवलप पे जो HIV के एनवलप पे जो ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स लगे हुए हैं, ये जा करके इस पे CD4 रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे और HIV ये अंदर चला जाएगा, पिनोसाइटोसिस से इन्फेक्ट कर देगा। अब जैसे कि मल्टीप्लाई किया था वायरस जो है ना मैक्रोफेज के अंदर, वैसे ही फिर अपनी मल्टीप्लाई करता है। लेकिन इस बार क्या करता है कि हेल्पर टी सेल होस्ट सेल्स को मार के फाड़ करके उसके बाहर प्रोटीन निकलते हैं कि HIV मल्टीप्लाई इनसाइड हेल्पर टी सेल्स एंड HIV progeny come out of these helper T lymphocyte cells, damaging or destroying it. So क्या होगा? हेल्पर टी सेल्स का काउंट डिक्रीज होने लगता है, स्टार्ट टू डिक्रीज। और ये जो हुई वायरस के साइकिल, इसको बोलते हैं क्या? लाइटिक साइकिल। क्योंकि लाइटिक का मतलब क्या? ब्रेकडाउन, लाइसिस करना। तो इसमें हेल्पर टी होस्ट सेल्स को डिस्ट्रक्शन कर दे रहा है पूरी तरह से, इसलिए हेल्पर टी सेल्स का काउंट कम होता जाएगा। मैक्रोफेज को तो नहीं मारता, लेकिन ये हेल्पर टी सेल्स को मारता है। और हेल्पर टी सेल जो होती हैं यही इम्यूनिटी की सबसे इनिशिएटर सेल्स होती हैं, इम्यून सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। इसलिए इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। मैक्रोफेज के अंदर गया तो वायरस ने अपना रेप्लिकेशन किया, लेकिन बड़ी शराफत से बाहर एक्जोसाइटोसिस से आ जाता है, बिना ही मैक्रोफेजेस को कोई नुकसान किया, उनको लाइस किए, उसको लाइसोजेनी कहते हैं। लेकिन जब ये हेल्पर टी सेल के अंदर जाके मल्टीप्लाई करता है तो न्यू HIV प्रोजेनी जो होते हैं वो हेल्पर टी सेल्स को फाड़ करके डिस्ट्रैक्ट करके बाहर आते हैं, तो हेल्पर टी सेल्स मर जाती हैं, तो उनकी संख्या कम होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। तो हेल्पर टी सेल्स क्या हैं? दीज आर द इंड्यूसर ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम का इंडक्शन कम होने लगेगा तो जाहिर है कि इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी इम्यून पावर में कमी आने लगेगी शरीर में। अब ये सब हो रहा है तो पेशेंट को धीरे धीरे करके जो है ना सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन HIV का इन्फेक्शन हुआ और होने के कितने टाइम बाद पेशेंट को पता लगेगा उसको कुछ लक्षण आएंगे, ये कुछ पक्का नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है।
जैसे कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का किस में क्या असर हो जाए, इसकी भी कोई गारंटेड नहीं होती किस में कितना और क्या असर करेगा, वेरिएशन होते हैं। तो कोरोना जैसा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन इसमें होता है। क्या कि किसी को 6 महीने में ही लक्षण आ सकते हैं, किसी को 5 से 10 साल तक कोई लक्षण ना आए, साइलेंट रहेगा, इतना वेरिएशन होता है। तो जो पीरियड होता है कि फर्स्ट इन्फेक्शन जब हुआ तब से लेकर के फर्स्ट सिम्टम कब आते हैं, उस बीच का जो पीरियड है उसको पीरियड क्या बोलते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड ये वेरिएबल होता है, ये 6 मंथ से लेकर के 5 ईयर्स तक जा सकता है, यानी कुछ महीने से कुछ साल तक। एक होता है विंडो पीरियड कि जब इन्फेक्शन अंडर प्रोसेस शुरुआत में HIV पॉजिटिव होने के बावजूद भी वो उसका कोई पॉजिटिव टेस्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वायरस की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। तो फॉल्स नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट ड्यूरिंग इनिशियल फेज, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वेरी लो वायरल स्ट्रेंथ। ब्लड टेस्ट करने के लिए आपने थोड़ा सा ब्लड तो लिया ना पेशेंट का, और थोड़ा सा ब्लड जो है ना उसमें 1-2 वायरस कोई आए ही नहीं, क्योंकि बॉडी में वायरस अभी बहुत कम है। पूरे बॉडी में वायरस तो फैल नहीं गया ना कि कहीं से थोड़ा सा ब्लड लिया और वायरस नज़र आ जाएगा। ये सबसे खतरनाक कंडीशन होती, केस होती है कि थोड़ा सैंपल लेके ब्लड का उसके चेक किया गया और आया कि भाई HIV नेगेटिव है, ये वायरस पकड़ नहीं आया है। अब वो डोनर बनने के लिए आया हुआ है, 1 बॉटल पूरा ब्लड उसने दे दिया। अब 1 बॉटल ब्लड जो लिया उसमें सिर्फ थोड़ा सा सैंपल जांच किया और उस सैंपल में एक भी वायरस नहीं आया। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इन्फेक्शन है नहीं, लेकिन पूरे बॉटल में कहीं 2-4 वायरस छिपे रह गए और वही ट्रांसफ्यूजन कर दिया गया किसी पेशेंट को, तो बेचारा इन्फेक्टेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पेशेंट तब आया जब विंडो पीरियड में चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा हाई वायरल लोड नहीं है, विंडो पीरियड में उसने ब्लड डोनेशन कर दिया। तो ये खतरनाक होता है। ये क्या है? दुर्घटना है, एक्सीडेंट है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं कि ये 1 बोतल दिया किसी ने ब्लड और उसमें वायरस यहाँ ऐसे हैं, और जो ब्लड लिया गया थोड़ा सा निकाला गया यहाँ से, इतना ब्लड लिए और इसमें कोई वायरस है नहीं थी, तो नेगेटिव टेस्ट दे दिया और ये कुछ छिपे वायरस थे, ये इन्फेक्शन कर दिए। इट्स एन एक्सीडेंट। ऐसा जनरली होता नहीं है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। फिर जब ये सब हो जाएगा, इम्यूनोडेफिशिएंसी होने लगेगी, तो पेशेंट में जो इनिशियल सिम्टम्स आएंगे, इनिशियल माइल्ड हल्के फुल्के सिम्टम्स आते हैं, तो इन इनिशियल माइल्ड सिम्टम्स को क्या बोलते हैं? प्रोड्रोमल एड्स। प्रोड्रोमल एड्स बोलते हैं शुरुआती, या इनको ARC बोलते हैं। ARC मीन्स एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। अब इसमें सिम्टम क्या हो जाएंगे कि रेगुलर माइल्ड फीवर बना रहना, और रात में पसीना ज़्यादा आना, नाइट स्वेटिंग, डायरिया, लूज मोशन ज़्यादा होना,
रेगुलर माइल्ड फीवर, नाइट स्वेटिंग, डायरिया और क्या, सोर थ्रोट, गले में खराश होना एंड हॉर्सनेस, आवाज़ खरखराना, भारी होना सोर थ्रोट के साथ साथ, और लिम्फेडेनोपैथी यानी लिम्फ नोड्स में सूजन और दर्द होना। ये एटसेट्रा सिम्टम जब आएंगे और इस तरह की बातें पेशेंट बताएगा किसी डॉक्टर को, फिजिशियन को, तो डॉक्टर साहब का दिमाग कुछ जाएगा, भैया क्या क्या टेस्ट कराए, कहे देखिए ये मलेरिया टेस्ट कराया, टाइफाइड टेस्ट कराया और कितने दिन से है, 6 महीने से लगातार यही हाल है, और तो और वेट लॉस भी हो रहा, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस की दुबला होता जा रहा है आदमी। तो डॉक्टर साहब देखेंगे 6 महीने से यही सिम्टम क्यों बने हुए हैं, दुबला भी होता जाए, वेट लॉस, इसलिए एड्स को स्लिम डिसीज़ कहते हैं। ये बहुत मोटा आदमी उसको स्लिम कर देगी। तो सोचना तो पड़ेगा भाई, टाइफाइड विडाल नेगेटिव है, मलेरिया नेगेटिव है, ब्लड कल्चर करा लिया, कोई बैक्टीरिया नहीं मिल रहा है। फिर पूछे क्या करते हो, बताया साहब ट्रक ड्राइवर हैं। अच्छा, घर लौटे कितना दिन हो जाता है, बोला महीने 3 महीने हो जाते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं, बेंगलोर भी जाते हैं, पूना भी जाते हैं, चेन्नई भी जाते हैं, बम्बई भी जाते हैं, बहुत अच्छे। तो उसके ऑक्यूपेशन और लाइफ स्टाइल से डॉक्टर साहब कुछ शक करते हैं कि ये आदमी कुछ ना कुछ डिफेक्टिव लग रहा है। या और पूछे कहाँ गए थे, काम की तलाश में, बम्बई गए थे। अच्छा, कब लौटे, तब लौटे, कितना दिन रहे थे, कहाँ कहाँ जाते थे, इस तरह की बातें जो है ना पूछते हैं। तो कुछ शक होता है, फिर कहते अच्छा ज़रा ये ब्लड टेस्ट कराओ। तो डिटेक्शन के लिए ब्लड टेस्ट और एलाइजा। एलाइजा क्या है, ये है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। और ये कैसे किया जाता है, इसको जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, और जेनेटिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन और बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। एल्केलाइन फॉस्फेटेज और पेरोक्सीडेज जैसे एंजाइम लिंक्ड हैं इस प्रोसेस से। और इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे यानी असेसमेंट ऑफ इम्यून प्रोडक्ट्स की जांच की जाती है। तो इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन होता है। एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में इंटरेक्शन करके डिटेक्शन किया जाएगा। जैसे कि HIV स्पेसिफिक एंटीजन्स हैं और इसके ब्लड में एंटीबॉडी पाएगी, तो वो उसमें डाला गया और एंटीजन एंटीबॉडी के साथ चिपक गया, और वो रेडियोग्राफ पे देखा गया कि भाई एंटीजन एंटीबॉडी HIV वाले आपस में चिपक गए, यानी ये HIV पॉजिटिव है। लेकिन कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है, तो थोड़ा चिंता तो होती, लेकिन कन्फर्मिटी टेस्ट किया जाता है। फिर अगर एलाइजा पॉजिटिव आ गया, इफ पॉजिटिव, देन फिर एक कन्फर्मिटी टेस्ट करते हैं, और कन्फर्मिटी टेस्ट को बोलते हैं क्या, वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस टेस्ट, ब्लॉट में ट्रांसफ़र। और ये भी जो है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स में ही पढ़ते हैं। साउदर्न बॉन्ड ब्लॉट टेक्निक होती, जैसे कि DNA फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल की जाती, ये साउदर्न ने किया था। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग के साथ जब पढ़ाते हैं कि नॉर्दर्न ब्लॉट क्या होता है, तो उसी समय वेस्टर्न ब्लॉट भी पढ़ा दिया जाता है। बस अभी तो हमें ये बताना है कि एक ऐसा टेस्ट है जो HIV पॉजिटिव, अगर एलाइजा पॉजिटिव आता है तो कंफर्म हो जाएगा। अगर वेस्टर्न ब्लॉट से भी वो पॉजिटिव आया तो मतलब कि वो डिटेक्ट हो गया, HIV पॉजिटिव कंफर्म हो गया। फिर पेशेंट को डांटना नहीं, ना उससे नफरत करना है। ये काम उसका परिवार और समाज कर सकता है, लेकिन आप डॉक्टर हो, आपको क्या करना है, सिर्फ पेशेंट का इलाज करना है। और इलाज करने का मतलब सिर्फ दवाइयाँ लिखना ही नहीं होता है। पेशेंट को ऐसी बातें बोलना कि उसका साहस, उसका धैर्य और उसका मनोबल वो भी बढ़े, क्योंकि ये दिमाग क्या है, शरीर में सबसे ऊपर है।
और दिमाग अगर बहुत स्ट्रेस, बहुत तनाव में चला गया, बहुत ज़्यादा सदमे में चला गया, तो आदमी भले बीमारी से ना मरे, लेकिन जो साइकोसोमेटिक शॉक होगा उससे जो है ना मर जाएगा डर के मारे। तो अगर कोई HIV पॉजिटिव आया भी, जैसे मुझसे कई साल हुए, तो मुझसे किसी मेरी स्टूडेंट ने फ़ोन पे रोते रोते बताया कि सर पापा का ऐसे HIV पॉजिटिव आया। तो भाई हिस्ट्री लिया थोड़ा सा, क्या हुआ, तो बोले दांत उखड़वाने कहीं गए थे। कहाँ गए थे? किसी एक झोला छाप पैक के पास। तो मैंने कहा तो गलत बात है ना। अगर आपको डेंटल एक्सट्रैक्शन करना है तो मुंह का एक बहुत ही सेंसिटिव और ऑपरेशन ये होता है, दांत उखाड़ना मुंह से, बहुत एक स्किलफुल सर्जरी है। और वो तुम किसी अनक्वालिफाइड झोला छाप के पास जा रहे हो, पता नहीं उसने इंस्ट्रूमेंट भी स्टरलाइज किया था कि नहीं, किसी और HIV पॉजिटिव में उसने यूज किया हो और यूं ही डिटॉल सेवलॉन में घोल करके डाल दिया हो, तो उससे थोड़ी वायरस मर जाएगा बिना स्टरलाइज के ऑटोक्लेव में, इन्फेक्शन वहीं से हो गया होगा। तो फिर कैसे डील करना है ऐसे लोगों को कि उनकी हिम्मत टूटे नहीं। अच्छा, उम्र कितनी है पेशेंट की? भाई उम्र बताया कि चलो 60 के आसपास। अच्छा 60 ईयर से ठीक है। HIV जो है ना, अभी CD4 काउंट करवाते हैं, हेल्पर टी सेल्स काउंट, वो कम आएगा पक्का है। पहली बात तो HIV वायरस धीरे धीरे ग्रो करता है, एंटी वायरस है, और हमारे पास ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं कि एंटी रेट्रोवायरल दवाइयाँ जो है, जैसे जीरोवोरिन, एजोथायमिन है, ये वायरस को और भी इनहिबिट कर देता है। और दवाइयाँ और ट्रीटमेंट करते 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 वायरस को हम इतना धीरे कर सकते हैं कि जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं खतरनाक, उसको हम काफ़ी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और 60 साल के पेशेंट को अगले 30 साल तक हम जिंदा रख सकते हैं HIV के ट्रीटमेंट से। बोलो कितना हो गया? 90 साल। 50 साल का पेशेंट है, उसको आगे 30 साल तक हम ठीक रखेंगे, 80 साल जी लेगा। और कितना जीना है बताओ? तो क्या मतलब है? इस तरह से पेशेंट को समझाना है कि नहीं होता तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अगर हो गया है तो अभी इसका इलाज मौजूद है, ठीक से इलाज करना और नॉर्मल ज़िंदगी जियोगे जैसे सब लोग जीते हैं। तो फिर अब एड्स का ट्रीटमेंट जो होता है, इसको बोलते हैं हाई एफिनिटी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। हाई एफिनिटी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, क्योंकि HIV क्या है? एक रेट्रोवायरस है, और इसमें ट्रिपल ड्रग ट्रीटमेंट चलते हैं, 3 दवाइयाँ खासकर चलती हैं। अब ये ट्रिपल ड्रग ट्रीटमेंट में 3 दवाइयाँ जो है, जिनमें कि सबसे मेन ये जीरोवोडिन की दवाई, ये तो सिविल सर्विसेज IAS की परीक्षा में भी इंटरव्यू में पूछा गया, जिसको कि AZT कहते हैं, एजिडोथाइमिडीन। और क्या? प्रोटीएज इनहिबिटर और इम्यूनोपोटेंशिएटर, इंटरल्यूकिन एटसेट्रा, ये चलती हैं। तो वायरस बहुत धीमा हो जाता है। ये इम्यूनोपोटेंशिएटर इम्यून सिस्टम को कुछ पोटेंशिएट करेगा। तो धीरे धीरे करके 30 साल तक जो है ना आदमी को बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, और धीरे धीरे करके जो है ना दवाइयों का असर जब कम होने लगेगा कि हेल्पर टी सेल का काउंट इतना कम हो गया कि इम्यूनिटी बहुत डिक्रीज हो गई हो, तब तक 30 साल बीत चुके होते हैं और आदमी अपनी ज़िंदगी जी चुका होता है। जो यंग एज पेशेंट होते हैं 30s 40s में HIV पॉजिटिव आदमी, औरत, लड़के लड़कियां शादी करते हैं, आपस में नॉर्मल ज़िंदगी बिताते हैं, फिर बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापे में मरते हैं, जैसे कि बुढ़ापे की नॉर्मल मौत होती है। तो लास्ट में जो एड्स के पेशेंट की डेथ होती है, वो कैसे होती है? जब वो फुल ब्लोन एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। फुल ब्लोन एड्स जो होता है, ये कैसे आता है? बाय सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी, कि इम्यूनिटी अब बहुत ही डेफिशिएंट हो गई है, बहुत कम हो गई है। और इस सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी में क्या हो जाते हैं
अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, कि अब इम्यूनिटी इतनी कम हो गई है पेशेंट की कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा करके कोई भी इन्फेक्शन आके हो जा रहा है। अब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे कि न्यूमोनिया, टीबी बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलरिस बैक्टीरिया। तो देखो ये एक बैक्टीरिया आकर के घुस गया, न्यूमोनिया हो गया। कैसे? बाई न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई, ये एक फंगस है, इसका इन्फेक्शन हो गया। कैंडिडोसिस, ये ओरल थ्रश यानी मुंह में कैंडिडा का इन्फेक्शन, ये फंगल इन्फेक्शन हो गया। हर्पीज जूस्टर वायरस इन्फेक्शन हो जाता है। तो इससे क्या होता है, मेंटल डिमेंशिया, दिमागी स्थिति भी पेशेंट की बिगड़ने लगती है। और एक कैंसर भी होता है चेहरे के स्किन में और लिम्फ नोड्स में, जिसको बोलते हैं क्या, कैपोसी सार्कोमा। कैपोसी सार्कोमा नाम का कैंसर भी होता है। और माइकोप्लाज्मा जैसा एक और इन्फेक्शन टॉक्सोप्लाज्मा, तो उससे टॉक्सोप्लाज्मियोसिस ये भी होता है। तो इतने सारे इन्फेक्शन जब एक आदमी की बॉडी में घुस जाएंगे तो मर तो जाएगा ही ना बेचारा। इन सब की वजह से मरता है एड्स का पेशेंट। अब जब ये कंडीशन आ जाती तब उसको एड्स का पेशेंट बोलते हैं, फुल ब्लोन एड्स। इसके पहले तो दवाइयों के दम पे वो नॉर्मल सब काम कर रहा था, जी रहा था, तो उसको एड्स का पेशेंट थोड़ी कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, HIV पॉजिटिव। HIV पॉजिटिव होना अलग बात है, एड्स का पेशेंट होना अलग बात है। जो एड्स का पेशेंट हो गया वो मर जाएगा, और जो HIV पॉजिटिव ही है सिर्फ वो तो अभी जीता रहेगा काफ़ी। तो साइंटिस्ट, चिकित्सा विज्ञान और डॉक्टर्स ये क्या कर सकते हैं कि भाई ये मौत को तो दुनिया से कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, लेकिन मौत को दूर तो कर दिया ना इन्होंने, ज़िंदगी को प्रोलॉन्ग कर दिया। अगर इलाज नहीं करते तो हो सकता है कि वो 15 दिन में मर जाता, 1 महीने में मर जाता, लेकिन आपने इलाज किया तो अगले 30 साल तक जिंदा रहा वो। ये असर होता है इलाज का। और दैट्स द विक्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस, यही चिकित्सा विज्ञान की विजय है। मौत पे बस नहीं, लेकिन ज़िंदगी पे तो है ना, कि मौत को ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन ज़िंदगी को लंबी कर सकते हैं, ये ध्यान रखो। HIV एड्स के बारे में अब इससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक बीमारी पढ़ाने वाले हैं, कैंसर। HIV से ज़्यादा खतरनाक है हेपेटाइटिस बी, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कैंसर। हेपेटाइटिस बी जो है वो कैंसर करके तो खतरा करती है, लीवर कैंसर। तो यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे क्या, कैंसर। और कैंसर की स्टडी को कहते हैं ऑन्कोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी इन मेडिकल कॉलेज। वो कैंसर के पेशेंट वहाँ ट्रीट किए जाते हैं। तो हम कैंसर को डिफाइन कैसे करें? कैंसर को डिफाइन ऐसे करते हैं कि कैंसर इज ए मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है कैंसर।
मैलिग्नेंट का मतलब जो बहुत खतरनाक है, कैंसरस है। फिर ट्यूमर को हम कैसे डिफाइन करें? ट्यूमर इज ए न्यू ग्रोथ, मास और लंप ऑफ सेल्स। कहीं एक गांठ बन जाए तो यही क्या है? एक ट्यूमर है। तो ये जो न्यू ग्रोथ है इसी को मेडिकल की भाषा में न्यूप्लेजिया बोलते हैं। अब ट्यूमर इज ए न्यू ग्रोथ, मास और लंप ऑफ सेल्स। ये कोई गांठ हो, कोई सिस्ट हो, जिसको रसौली कहते हैं, तो इसको ट्यूमर कहते हैं। अब देखो, ट्यूमर दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर। दो तरह के ट्यूमर कौन हुए? एक तो होते हैं वो ट्यूमर जो कैंसर नहीं होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बेनाइग्न या नॉन कैंसरस ट्यूमर। ये नॉन कैंसरस या नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं। तो ये जो ट्यूमर्स होते हैं, इनमें अच्छी बात क्या है कि इनकी जो है एक सर्टेन एरिया होती है, इनकी बाउंड्री होती है। तो दीज आर द एनकैप्सुलेटेड मासेज। एनकैप्सुलेटेड का मतलब कि बाउंड्रीड हैं, इनकी बाउंड्री पता चलती है। ये इतना रीजन में ये ट्यूमर है ऐसे पता चल रहा है। और इसकी जो सेल्स हैं ये फिर इस रीजन के बाहर नहीं होती हैं। तो सेल्स डिवाइड एंड ग्रो स्लोली, धीरे धीरे, और ये मोस्टली पेनलेस होते हैं, इनमें कोई दर्द नहीं होता है। जैसे आप देखोगे किसी के माथे पे यहाँ पर एक गांठ बनी रहती है, किसी के बॉडी में और कहीं कोई गांठ हो, ज़िंदगी भर से पड़ी हुई है बॉडी किसी हिस्से में, वो बढ़ती भी नहीं, उससे कोई तकलीफ नहीं, यूँ ही पड़ी हुई, उससे कोई नुकसान नहीं। तो बेनाइन ट्यूमर ज़्यादातर जो होते हैं उनसे कोई नुकसान नहीं होता है पेशेंट का। अगर पता लगा कि भाई चेहरे पे इतना बड़ा सा अच्छा नहीं लगता, चलो तब सर्जरी करा दो। जैसे किसी के तिल हैं, मस्से हैं, मोल्स हैं, फ्रेकल्स हैं, तो वो भी तो बेनाइन ट्यूमर ही होते हैं। कौन अपना तिल या मस्सा कटवाने जाता? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कहीं बहुत बड़ा सा हो गया चेहरे पे, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है, तब उसकी सर्जरी करा के निकलवा दिए। ये बेनाइन ट्यूमर होते हैं। तो इसकी सेल जो होती हैं वो एडजेसेंट टिश्यूज में फिल्टर करके उनको डिस्टर्ब नहीं करती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ये नॉन इन्वेजिव होते हैं। नॉन इन्वेजिव टू एडजेसेंट टिश्यूज। जो अगल बगल के टिश्यूज हैं उनमें ये इन्वेड नहीं करते हैं। सो नॉन इनफिल्ट्रेटिव, इसी बात को कहा जाता है कि ये फिल्ट्रेट करके दूसरी जगह नहीं भागते हैं, और जहाँ पर वहीं रहेंगे, बॉडी के डिस्टेंट पार्ट में भी कहीं नहीं जाते हैं, तो इनको नॉन मेटास्टैटिक भी कहते हैं। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि जहाँ पर ओरिजिनल ट्यूमर है वहाँ से माइग्रेट करके बॉडी के किसी दूसरे हिस्से में भी जाएँ, वहाँ भी ट्यूमर बनाने लगें, सेकेंडरी ट्यूमर्स। ऐसा इनमें नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते हैं, ना ही इनसे कोई जीवन का खतरा होता है बेनाइन ट्यूमर्स। जैसे सिस्ट या रसौलियाँ होती हैं, बेनाइन ट्यूमर्स हैं। कोई गांठ बन गई, लाइपोमा एडिपोज टिश्यूज की, मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर की जितनी ही बुराई की जाए उतनी ही कम होगी। बहुत बुरे होते हैं ये, इतने बुरे होते हैं कि पूरे शरीर को जहर का कारखाना बना देते हैं।
मैलिग्नेंट जो होते हैं यही कैंसरस ट्यूमर होते हैं। पहली बात तो ये पता ही नहीं लगता कहाँ है, किस तरह से है, अनबाउंड्रीड होते हैं, इनकी कोई बाउंड्री का पता नहीं है, एंड वेरी रैपिड और अनकंट्रोल्ड। सेल डिवीजन एंड ट्यूमर की ग्रोथ, ट्यूमर की ग्रोथ बहुत ही रैपिड, तेज़ी से अनकंट्रोल्ड होती है, जिस पे कोई कंट्रोल नहीं रह जाता शरीर का, और सेल डिवीजन बहुत तेज़ी से होता है। भाई सेल डिवीजन माइटोसिस है, मियोसिस है, इन सब के जीन ही तो होते हैं, जीन से कंट्रोल होते हैं। सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पे जीन ही अचानक पागल हो गया और ऐसा असर कर रहा है कि सेल बस डिवाइड ही करती जा रही है और बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। इस वजह से ये जहाँ भी इसका एरिया कि भाई यहाँ पर ट्यूमर शुरू हुआ तो सेल्स फैल फैल के इन्वेड करके दूसरे आसपास के टिश्यूज में भी जाते हैं। तो इट इज़ इन्वेजिव और इनफिल्ट्रेटिव टू एडजेसेंट टिश्यूज। आसपास के टिश्यूज में भी जाके पेनिट्रेट करने लगते हैं सेल्स के बीच में, तो इसलिए तेज़ी से फैलेंगे। सिर्फ अपने लोकलाइज नहीं रहते हो, दी आर अनलोकलाइज्ड, अनबाउंड्रीज, अनलोकलाइज्ड, इनकी लोकेलिटी कोई नहीं है, बस ये कहीं भी फैलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रेडिव होते हैं। अभी जो भी सेल्स हैं इनके जीन खराब हो गए, लगातार डिवाइड करते रहते हैं, तो अगर ये मर जाती तो छुटकारा मिलता। प्रॉब्लम ये है कि ये सेल्स मरती भी नहीं हैं, सेल्स का डिवीजन और लाइफ स्पैन और जो प्रोग्राम सेल डेथ है ये सब का प्लान जो है ना वो फेल हो चुका होता है। तो देयर इज़ फेल्ड सेल रेगुलेशन, सेल रेगुलेशन, डिफरेंशिएशन एंड प्रोग्राम्ड सेल डेथ की जो फिनोमेना होती हैं सब फेल हो चुकी होती हैं। अदरवाइज हर सेल का एक लाइफ स्पैन होता है कि एक प्रोग्राम सेल डेथ है कि उसके बाद वो सेल मर जाएगी, उसका रेगुलेट होता है कितना डिवाइड करेगी, डिफरेंशिएट होकर टिश्यू बन जाएगी। ये सब खत्म हो गया, इसलिए डिवाइड ही करती जाती है। इसलिए कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, और ये इन्फिल्ट्रेट करके इन्वेड कर जाते हैं एडजेसेंट टिश्यूज में, और लास्ट में इनमें मेटास्टेसिस भी होने लगता है। मेटास्टेसिस मतलब पूरे शरीर में फैलना। तो ये क्या है? स्प्रेड ऑफ मैलिग्नेंट सेल, ट्यूमर की, कैंसर की सेल्स टू अदर बॉडी पार्ट्स। और कैसे फैलते हैं? थ्रू ब्लड वेसल्स, थ्रू ब्लड एंड लिम्फेटिक चैनल्स, कि ब्लड और लिम्फ के माध्यम से ये जो है दूसरे बॉडी पार्ट्स पे भी फैलने लगते हैं, और जहाँ जाते हैं वहीं पर भी सेकेंडरी दूसरा कैंसर बनाने लगते हैं। तो पूरी बॉडी धीरे धीरे के कैंसर से भर जाएगी, तो फिर कहाँ कहाँ आदमी इलाज करेगा? प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स नई जगह पे। और ये जो इसका फीचर होता है सबसे ज़्यादा डरावना यही होता है। मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियरफुल प्रॉपर्टी, मोस्ट फियरफुल प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब ये सब चल रहा है तो यहाँ तक पहुँचा क्यों? आदमी ने पहले ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा लिया पहुँचने से पहले? जवाब ये है कि ये साइलेंट किलर है, शुरुआत में इसका कोई लक्षण ही नहीं होता है, इसलिए साइलेंट होता है। यही सबसे बड़ी वजह है इसका इलाज ना हो पाने की। इट इज इनिशियली सिम्टमलेस, कोई सिम्टम नहीं होता, आदमी बिल्कुल नॉर्मल घूमता टहलता रहता है,
और जब ये जहर फैलने लगता है बॉडी में तभी तो जो है ना पता चलता है। जांच करवाए भैया कैंसर है क्या, 4th स्टेज, लो मरने की तैयारी करो, ये हाल है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अभी किसी टेक्नीशियन को बुला के हम इसको ऑपरेट करवाते हैं। जिन स्टूडेंट्स को भी कुछ पूछना है अभी हम सबको अनम्यूट कराते हैं, जिसको जो पूछना हो वो हमसे डिस्कस करेंगे।